यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से आज राहत भी मिली और फजीहत भी झेलने को मिली एक साथ। अलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई और कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी मतलब समाज के नियमों के खिलाफ बोलने का लाइसेंस नहीं है। उनकी गंदी जुबान पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई। डिटेल्स बता रहे हैं असीम मनचंदा। एक शो में आपत्तिजनक कंटेंट करने के बाद महाराष्ट्र पुलिस और असम पुलिस ने रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और इन सभी एफआईआर को क्लब करने की मांग की और इन पर राहत देने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन्हें गिरफ्तार फिलहाल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा और नई एफआईआर भी दर्ज नहीं होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कड़े शब्दों के अंदर फटकार जरूर लगाई। सुप्रीम कोर्ट कहा कि उनका जो कमेंट था वो पूरी तरह से अश्लील था। जो अभिव्यक्ति की आजादी है वो किसी भी समाज के नियमों के ऊपर कमेंट करने का लाइसेंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके कमेंट की वजह से जो माँ बहनें हैं या माता पिता हैं वो काफी आहत हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून अपना काम करेगा और हम इसके अंदर दखल नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फिलहाल राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर कई शर्तें भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको अपना पासपोर्ट थाने की पुलिस के पास जमा कराना पड़ेगा। इतना ही नहीं, वो ऐसा कोई और भी शो नहीं करेंगे, उसके अंदर शामिल नहीं होंगे और जो पुलिस की जांच है उसके अंदर वो पूरी तरह से सहयोग करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ साथ जो भारत सरकार है उसको भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आप जो सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री है उसके ऊपर किसी तरह का कदम उठाने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार इसको लेकर के कोई कदम नहीं उठाती है तो हम इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे और हम इसको लेकर के गाइडलाइंस बनाएंगे। फिलहाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना है। वहीं इस मामले में शिवसेना नेता शाइना एनसी ने साफ कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ भी बोलने की आज़ादी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि एक मिसाल बन सके। कोई नहीं चाहता है कि एक व्यक्ति को टारगेट करे, लेकिन एक मिसाल बनने के लिए कानून का खौफ बहुत ज़रूरी है। और यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ फ्रीडम ऑफ इंक्रोचमेंट, और वो इंक्रोचमेंट वल्गैरिटी है। तो मैं मानती हूँ कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का आदर सम्मान करना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जहाँ संस्कृति सभ्यता अभी भी बरकरार है और वो हमेशा के लिए रखना है। महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चकनकर ने कहा है कि ऐसे भद्दे कमेंट करने वालों के खिलाफ लोगों को शिकायत करनी चाहिए। सरकार इस पर सख्त एक्शन लेगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अलाहाबादिया और उनके सहयोगियों को फटकार लगाई है वो ठीक है। जिनके दिमाग में गंदगी भरी होती है वो लोग इस तरह से अपने माता पिता और इस तरह से बातें करते हैं। तो रणवीर अलाहाबादिया और उनके पूरे की पूरे टीम ने आगे जाकर पुलिस को अच्छी तरह से इसमें तपास में सहयोग करें। जो भी गंदे कंटेंट इनके यूट्यूब पे हो गए वो इनके यूट्यूब चैनल से हटा दिए जा और अलग अलग जगह में अलग अलग राज्य में जो उनके ऊपर जो भी एफआईआर दर्ज हुई है इकट्ठा किए जाए ताकि पुलिस को तपास करने में आसानी हो जाए और आगे जाके ऐसे कौन से ही शो इनके मतलब अभी इन दिनों में ऐसे कौन से उनके शो अलाउड नहीं किए। रणवीर अलाहाबादिया को लानत और राहत पर आज आवाज अड्डा में होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला जल्द ही भारत में अपना कारोबार शुरू कर सकती है। अमेरिका में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद एलन मस्क की कंपनी ने भारत में भर्तियां शुरू की है। इस खबर पर डिटेल दे रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। पिछले हफ्ते आपने एलन मस्क और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होते देखी थी। उसके बाद से टेस्ला ने भारत में अपनी एक्टिविटीज तेज कर दी है। कंपनी जल्दी ही भारत में अपना पहला शोरूम खोल सकती है। कंपनी ने मुंबई के अंदर 13 नई वैकेंसीज निकाली है। इस वैकेंसीज के अंदर सेल्स मैनेजर, स्टोर मैनेजर, टेक्नीशियंस, ऑपरेशन मैनेजर जैसे पदों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। तो कंपनी जल्दी ही अगले कुछ महीनों के अंदर इन पदों को भर लेगी और उसके बाद कंपनी अपना शोरूम भारत के अंदर खोल देगी।
बढ़ेगी। खासतौर पे आपने देखा होगा कि पहले भी कंपनी अपना शोरूम खोलने के लिए भारत के अंदर जगह तलाश रही थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात होने के बाद एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने भारत के अंदर अपनी एक्टिविटीज तेज कर दी है और जल्दी अपना नया शोरूम मुंबई के अंदर खोल सकती है। और कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी का राष्ट्रपति भवन में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने स्वागत किया। इसके बाद अमीर अल थानी और पीएम मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में डेलीगेशन लेवल मीटिंग हुई। राष्ट्रपति भवन में कतर के अमीर के सम्मान में भोज भी रखा गया है। अमीर अल थानी कल रात भारत पहुंचे थे और खुद पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें रिसीव करने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे थे। भारत और कतर के बीच सोमवार को दिल्ली में 2 MOUs भी साइन हुए। इस यात्रा का मकसद द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। विद्वानों के मुताबिक ट्रंप की सत्ता में वापसी और ईरान के साथ अमेरिका के संबंधों को देखते हुए भारत कतर को एनर्जी सिक्योरिटी के तौर पर एक विकल्प के रूप में देख रहा है। कतर पहले ही भारत का सबसे बड़ा 50% LNG सप्लायर है और 30% LPG भी उपलब्ध कराता है। इसके अलावा कतर की 30 लाख की आबादी में 8 लाख भारतीय हैं जो हर साल अरबों डॉलर भारत भेजते हैं। देश में एयर सर्विस के विस्तार और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। 11 एयरपोर्ट्स के निजीकरण पर फैसला जल्दी हो सकता है। किन किन एयरपोर्ट्स का निजीकरण होगा, बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन दोबारा से सरकार के एजेंडे में है। सरकार ने कुछ एयरपोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया है जिन्हें अगले फेज़ के लिए बोली मंगाई जा सकती है, जिनके लिए इनमें से अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर और त्रिचू जैसे बड़े एयरपोर्ट शामिल है। इसके अलावा कुछ छोटे एयरपोर्ट जैसे कि कुशीनगर, गया, हुबली, औरंगाबाद, तिरुपति को भी शामिल किया जा सकता है। हालांकि ये टेंटेटिव लिस्ट है, इसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन जो शर्त रहेगी वो वही रहेगी कि एक प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट के साथ एक नॉन प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट को क्लब किया जा सकता है, या फिर एक बड़े एयरपोर्ट के साथ एक छोटे एयरपोर्ट को क्लब किया जा सकता है और साथ में बोली मंगाई जा सकती है। इसके लिए अगले कुछ दिनों में हम कैबिनेट नोट को तैयार होता हुआ देखेंगे और ये जो प्रस्ताव है ये नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 का हिस्सा हो सकता है। हम आपको बता दें कि 2023 में पहले इस प्रस्ताव को लाया गया था, लेकिन आम चुनावों और बाकी वजहों से इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब सरकार दोबारा से एयरपोर्ट निजीकरण में तेजी से आगे बढ़ने की योजना बना रही है। लखनऊ में नवाबी दौर के जायकों का मजा अब नए अंदाज में मिलेगा। यूपी सरकार ने हेरिटेज कॉरिडोर में फूड कोर्ट बनवाया है। हुसैनाबाद का फूड कोर्ट पर्यटकों की पसंद बनता जा रहा है। आप भी देखिए इसकी एक झलक। तहजीब और दस्तरखान के लिए मशहूर लखनऊ में हो और बीते दौर को फिर से जीने की हसरत हो तो हुसैनाबाद के नए फूड कोर्ट का पता ज़रूर पूछ लें। कैसर बाग से हुसैनाबाद के बीच बना ये फूड कोर्ट आपको नवाबी ठाठ की फील देगा। लखनऊ में जैसे बड़ा इमामबाड़ा है, लखनऊ में जैसे रूबी गेट है, लखनऊ में जैसे घंटाघर है और भी मुख्तलिफ इमारतें हैं, तो वैसे ही उसी प्रीशियस तरीके से अगर खाने की बात करें तो वैसे ही टुंडे कबाब है हमारे पास कि लोग बॉलीवुड से लेकर और हॉलीवुड तक लोगों ने उसको पसंद किया और अपने स्पीचेस में उसको कहते हैं। एक प्लेटफॉर्म पे आपको जो कुछ भी जायके लखनऊ के मशहूर हैं, जिन्हें दुनिया को हिला के रखा है, लखनऊ को फूडीज का मक्का कहा गया है, तो क्यों कहा गया है आपके यहाँ जरूर है। चार मीनार से निकले हैं तो रूमी गेट ही पहुंचेंगे। चार मीनार से रूमी गेट पहुंचे, इससे बेहतर कोई और जगह लखनऊ में आने के लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई और जगह हो सकती है। कोई भी अगर लखनऊ आता है तो इस स्पेस पे आना बहुत ज्यादा कीमती समझता है, अहमियत रखती है जगह। इस पर्पज से यहाँ पर जब हम लोग के पास फूड कोर्ट से ऑफर आया है कि हुसैनाबाद में एक हुसैनाबाद फूड कोर्ट बन रहा है, तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ के लिए भरा कि हाँ मैं यहाँ आना चाहूंगा। यूपी सरकार का पर्यटन विभाग इस हेरिटेज कॉरिडोर के जरिए अवधी क्विजीन के पुराने जायकों को दोबारा पॉपुलर करना चाहता है ताकि नई पीढ़ी भी इनका मजा ले पाए। जो खान पान ट्रेडिशनल समाप्ति के कगार पे है या जिसका अभी तक अब लोग जो है भूल रहे हैं या उनको बनाना नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कबाब जो है कम से कम 40-50 तरीके की वैरायटी के कबाब हुआ करते। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि मजलिसी कबाब क्या है, गोला कबाब क्या है ना। ट्रेडिशनल कबाब तो पता है, लेकिन ऐसे बहुत तरीके की चीजें हैं। तो ये हम लोग जो इस रेसिपी को प्रिजर्व करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे संस्थाओं को या इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को भी हम 5 लाख रुपए तक की
सहायता देते हैं। यहाँ खान पान के साथ साथ नए इंतजामात पर भी ध्यान दिया गया है। ईवी चार्जिंग से लेकर तांगे की सैर तक कराई जा रही है। हेरिटेज कॉरिडोर की श्रृंखला में घंटा घर के पास फ्रेग्रेंस पार्क भी लगभग तैयार है। कमलेश श्रीवास्तव, लखनऊ। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर बाजार में रिकवरी रही। बाजार निचले स्तर से सुधर कर बंद हुआ, लेकिन सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग ही हुई। सेंसेक्स 29 पॉइंट गिरकर 75,967 पर और निफ्टी 14 पॉइंट गिरकर 22,945 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे से सुधर कर बंद हुए। एफएमसीजी, ऑटो, बैंकिंग शेयरों में दबाव रहा। आईटी, एनर्जी, पीएससी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं। और ट्रंप की टैरिफ वॉर ने मार्केट की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन एसबीआई रिसर्च का मानना है कि अगर अमेरिका में भारत पर मोटा टैरिफ लगाया तो भी भारत पर इसका ज्यादा असर नहीं होगा। इस रिपोर्ट की डिटेल दे रही हैं मिताली जैन। तो एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर यूएस के जो टैरिफ्स है वो 15 से 20% बढ़ भी जाते हैं तो इसका इंडियन एक्सपोर्ट्स पे हमें खासा फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ 3 से 3.5% का एक्सपोर्ट पे यहाँ पे दबाव आ सकता है और इस दबाव का प्रभाव जो है वो कम करने के लिए इंडिया जो है वो मिडिल ईस्ट रूट्स, जो ट्रेड रूट्स है वहाँ पे अभी एक्सप्लोर कर रहा है ताकि हम कैसे इस एक्सपोर्ट के जो टैरिफ के वॉर्स के कारण प्रभाव पड़ता है उसको कम कर सके। और ये मानना यहाँ पे ज़रूरी होगा कि यूएस अभी भी भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग पार्टनर है। FY24 में जो टोटल एक्सपोर्ट्स किए थे उसका 17.7% जो शेयर है वो यूएस का ही था। एक नजर डालते हैं टैरिफ के पिक्चर्स की। 2018 में जो यूएस ने इंडियन गुड्स पे टैरिफ लगाए थे वो 2.72% थे, जो 2022 में बढ़कर 3.83% हो गए। वही इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यूएस के लिए टैरिफ की जो रेट थी वो 11.59% थी, जो कि 2022 में बढ़कर 15.30% तक देखने को मिले। अब बात करते हैं ट्रेड सरप्लस की। तो भारत का जो ट्रेड सरप्लस है यूएस के साथ 2000 जो सन था उसमें $7 बिलियन का आंकड़ा 2024 में बढ़कर अभी $45.7 बिलियन हो चुका है, यानी कि 550% का यहाँ पे हमें इजाफा देखने को मिला है। कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स की बात करते हैं जहाँ पे इंडिया और यूएस कोलैबोरेट करके इस इकोनॉमी को बूस्ट करने की बातें कर रहा है। तो सबसे पहले हमारी लाइन में है डिफेंस और एरोस्पेस। यहाँ पे भारत और यूएस के बीच डिफेंस एडवांस इक्विपमेंट्स की बात जारी है और को प्रोडक्शन को लेकर भी यहाँ पे चर्चाएं शामिल नजर आती है। यूएस इंडिया का जो कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव है उसमें मिलिट्री पार्टनरशिप और डिफेंस जो यहाँ पे सप्लाई चेन है उसको मजबूत करने की बातें भी सुनने को मिल रही है। इसके अलावा एनर्जी और रिन्यूएबल रिसोर्सेज सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोकार्बन, LNG और क्रूड ऑयल का जो ट्रेड है वहाँ पे भी हमें बूस्ट देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही भारत में यूएस के डिजाइन किए हुए रिएक्टर्स भी भारत में लगाने की यहाँ पे चर्चाएं जारी है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेगमेंट की बात करूं तो सेमीकंडक्टर्स, AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जैसे सेगमेंट्स में यहाँ पे हमें दोनों देशों का कोलैबोरेशन नजर आ सकता है। इसके अलावा फार्मा में API की मैन्युफैक्चरिंग और इंडियन जो डिवाइसेस और मेडिसिन है उनका शेयर यूएस में बढ़ाने की भी बातें जोरों शोरों से यहाँ पे देखने को मिल रही है। अंत में बात करना चाहूंगी मैन्युफैक्चरिंग की। तो एल्यूमिनियम, स्टील और बैटरी मटीरियल्स का जो प्रोडक्शन है उसके लिए भी कोलैबोरेशंस इंडिया और यूएस यहाँ पे बात करते हुए नजर आ रहे हैं और इन प्रोजेक्ट्स के साथ ही जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी हमें इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट का कंक्लूजन यही है कि वहां से अगर टैरिफ बढ़ाया जा सके तो भी हमारी इकोनॉमी उस टैरिफ वॉर को झेलने के लिए अभी सक्षम है और दोनों की जो कोलैबोरेशन है उससे इकोनॉमी में काफी बूस्ट देखने को भी मिल सकता है हर सेगमेंट में। और पिछले एक साल में भारत का व्यापार घाटा 39% बढ़ा है। बढ़ते व्यापार घाटे ने क्यों बढ़ाई टेंशन, ज्यादा जानकारी दे रही हैं मिताली जैन। तो बढ़ता हुआ जो ट्रेड डेफिसिट है, ये गैप जो है ये पिछले जनवरी 2024 से कंपेयर करें तो 39% तक बढ़ गया है और इसके असर जो है हमें इंडियन रुपी पे देखने को मिल रहा है। एक साल में जो इंडियन रुपी है वो 5% तक वीकन होता नजर आया। अगर बात करें एक्सपोर्ट्स की तो इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स यूएस को कर रहा है इस वक्त और एक्सपोर्ट्स जो है वो 39% तक साल दर साल यहाँ पे बढ़ते नजर आए। क्या हम एक्सपोर्ट करें उसकी बात करें तो इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा और IT सेगमेंट में हमें काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देखने को
मिला है। वही अगर इंपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो चाइना से हम सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं और जो आंकड़ा सामने आता है वो है $11.5 बिलियन का, और ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है यहाँ पे 17% की बढ़ती नज़र आई है। सबसे ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं चाइना से। तो अगर मैं ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स पे एक बार नज़र डालूं तो जो एक्सपोर्ट्स का फिगर है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमारे 2% से कम हुआ है, लेकिन इंपोर्ट्स जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% से बढ़ गए। तो रिजल्ट ये है कि ट्रेड डेफिसिट जो है ओवरऑल बेसिस पे वो 39% तक यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। वही अब कंट्री वाइज सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कहाँ हुए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कहाँ हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला, उस फिगर्स पे अगर नज़र डालें तो सबसे ज़्यादा जापान में हमें 53.5% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीमेंट देखने को मिला है। यहाँ से हम ज़्यादातर आयरन और स्टील केमिकल जैसे प्रोडक्ट्स यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। USA, फिर नेपाल, बांग्लादेश, यूके, ये जो है ये यहाँ पे सबसे बड़े हमारे एक्सपोर्टर्स है। उसके बाद में अगर इंपोर्टर्स के नंबर पे नज़र डालूँ तो सबसे बड़ा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, चाइना सबसे बड़ा मार्केट यहाँ पे है हमारा इंपोर्ट का। 17% ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ देखने को मिली है। वही जापान की बात करूँ तो साल दर साल बेसिस पे 134% का यहाँ पे इजाफा देखने को मिला है। और जापान से जो हम इम्पोर्ट करते हैं उसमें ऑटो कॉम्पोनेंट्स, प्रोसेस्ड फूड जैसे कॉम्पोनेंट्स यहाँ शामिल है। तो मेनली क्रूड ऑयल जो है वो हमने सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट किया, इसके दूसरे प्रोडक्ट भी रहे हैं। पर ये जो ट्रेड डेफिसिट साइकिल है ये बिगड़ती हुई नजर आ रही है और आगे चल के इसको थोड़ा ध्यान में रखना रहेगा हमें। तो ये थे कुछ की इनसाइट ट्रेड स्टैटिस्टिक्स के जो कि कल ही गवर्नमेंट ने रिलीज किए हैं। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें भी और भी है, बने रहिए हमारे साथ। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। ऐसे में अब अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे देशों में घूमने जाना कितना महंगा पड़ेगा। ऐसे में सैलानी क्या विकल्प अपना रहे हैं, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अहमदाबाद का पटेल परिवार समर वेकेशन में विदेश घूमने जा रहा है, लेकिन डॉलर के बढ़ते दाम से उनका बजट बिगड़ गया है। महंगाई को देखते हुए इन लोगों ने डेस्टिनेशन चेंज करने का फैसला किया। हमारा जो हम चार यानी जो फैमिली है उसमें से 1.5-2 लाख रुपए की बढ़ोतरी हो जाती थी डॉलर के हिसाब से, तो अभी हमने वो पोस्टपोन करके हमने ऑस्ट्रेलिया का प्लानिंग किया हुआ है। 2021 में 72 रुपए का डॉलर अब 86 रुपए के पार निकल गया है। ट्रैवल एजेंट्स कह रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में 10 दिन की विदेश यात्रा हजारों डॉलर तक महंगी हो गई है। अब पैकेज में या तो टूर के दिन घटाए जा रहे हैं या फिर स्टे और ट्रांसपोर्टेशन में कॉम्प्रोमाइज किए जा रहे हैं। उसके 2-3 ऑप्शंस उनको हम देते हैं, जैसे कि सिटी होटल की जगह उनको थोड़ा आउटस्कर्ट होटल देते हैं तो बजट थोड़ा लो हो जाता है। वो अगर चार्टर व्हीकल से साइट सीइंग या एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप इतने, उनकी जगह हम उनको बोलते हैं आपको सीट इन कोच बेसिस में ले जाएंगे। एंड थर्ड, फिर भी बजट उनका थोड़ा प्लस होता है तो उनको जो 10 दिन की टूर है उसमें 1 दिन कम करके वो टूर उनके बजट में फिट कर देते हैं। ट्रैवल कंपनियों के लिए समर वेकेशन दिवाली के बाद सबसे अहम सीजन है। ऐसे में डॉलर की महंगाई ने धंधे पर बड़ी चोट की है। डॉलर भले ही महंगा हुआ हो, लेकिन जो फॉरेन टूरिस्ट है वो या तो अलग कंट्री में ट्रैवल करेंगे या तो कुछ दिन उसमें कम कर देंगे, लेकिन इस समर वेकेशन में वो फॉरेन की ट्रिप जरूर करेंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। दिल्ली को जल्द ही अपना मुख्यमंत्री मिलने वाला है। दिल्ली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जारी है। तैयारियों का जायजा ले रहे हैं वहां बड़े बड़े नेता। विनोद तावड़े, तरुण चुग और वीरेंद्र सचदेवा जैसे नेता वहां पहुंचे थे आज। देखिए दीपाली की एक रिपोर्ट। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर 20 फरवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर है। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूं रामलीला मैदान से, जहां पर आप देख सकते हैं इस वक्त जो काम चल रहा है वो भव्य मंच बनाने का हो रहा है। भव्य मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि 27 साल बाद राजधानी दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई है और बीजेपी जो शपथ ग्रहण समारोह है उसे न सिर्फ एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह बनाना चाहती है, बल्कि शक्ति प्रदर्शन के तौर
तौर पर भी दिखाना चाहती है। और अभी ये जानकारी मिल रही है कि इस भव्य आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और साथ ही साथ अगर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें वो यहाँ पर मौजूद होंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद होंगे और साथ ही साथ करीब 20 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जो यहाँ पर इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। और जानकारी ये भी मिल रही है कि कॉरपोरेट्स के जो बड़े दिग्गज हैं उन्हें न्योता दिया गया है, फिल्मी सितारों को यहाँ पर न्योता दिया गया है और साथ ही साथ जो धर्म गुरु हैं बड़े वो भी बीजेपी के इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इस तरह की जानकारी मिल रही है। चूंकि ये बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है इसलिए जो बीजेपी के नेता हैं, जितने भी दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारी हैं, एसपीजी के आला अधिकारी हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार तैयारियों का यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट दी है। इसमें कहा गया है कि कुंभ स्पेशल ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदले जाने से भगदड़ मची और इसमें 20 लोगों की मौत हुई है, 10 लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्लेटफॉर्म नंबर 12, 14 और 15 के साथ साथ फुट ओवर ब्रिज 2 और 3 पर भारी भीड़ थी। प्लेटफॉर्म नंबर 12 से शिवगंगा एक्सप्रेस के निकलने के बाद भीड़ में पैनिक शुरू हो गया। इसके बाद घोषणा हुई कि कुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 12 की जगह प्लेटफॉर्म नंबर 16 से आएगी। इसके बाद सीढ़ियों पर भगदड़ की स्थिति बनी, कुछ लोग गिर गए और लोग उनके ऊपर से निकलने लगे। इसमें 30 लोगों की चोटें आई थी, इनमें से 20 की मौत हो गई, 10 घायल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि घटना के बाद एंट्री गेट्स को बंद कर दुर्घटना को और बड़ा होने से रोका गया। आरपीएफ इंस्पेक्टर इंचार्ज की इस रिपोर्ट के साथ अपनी फाइनल रिपोर्ट हाई लेवल कमेटी को भेजेगी। इसके साथ दूसरे विभागों की रिपोर्ट के आधार पर कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। मुंबई में अब होटल और रेस्टोरेंट कोयला भट्टी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कोर्ट के आदेश और प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए बीएमसी ने कोयले के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठाने के आदेश दिए थे। अब मुंबई नगर निगम ने होटलों को 7 जुलाई तक का वक्त दिया है और कहा है कि कोयले और लकड़ी से चलने वाले तंदूर ओवन को बिजली, पीएनजी और एलपीजी ईंधन पर शिफ्ट किया जाए। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर निर्देश का पालन नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।